नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 2 नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कानून बन भी गया तो 2029 के आम चुनाव से पहले लागू नहीं हो सकेगा महिला आरक्षण। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि भोपाल में कांग्रेस ने बेरोजगारी और अत्याचार के खिलाफ लगाए पोस्टर। कमलनाथ बोले ये जनता का आक्रोश है। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि महिला कोटा में भी कोटे की मांग। अखिलेश यादव और मायावती का एक सुर, लालू और नीतीश भी एक साथ। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी से पहले राहुल गांधी का राजस्थान दौरा। जयपुर में जनसभा को संबोधित कर भरेंगे हुंकार। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका। सिंधिया समर्थक 2 नेताओं ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इंदौर में बीजेपी नेता दिनेश मल्हार और प्रमोद टंडन ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेता कुछ महीने पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें कि इंदौर के नेता प्रमोद टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन अब उनका बीजेपी से इस्तीफा देना पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। प्रमोद टंडन पहले कांग्रेस में थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं सोमवार शाम को पीसी करते हुए उन्होंने कांग्रेस में वापस जाने के कयासों को भी पुख्ता कर दिया। इसी के साथ राऊ विधानसभा में बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने के संकेत आ रहे हैं। एक के बाद एक पार्टी के नेता साथ छोड़ रहे हैं और अब सिंधिया समर्थक 2 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको क्या कुछ लगता है, किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कानून बन भी गया तो 2029 के आम चुनाव से पहले लागू नहीं हो सकेगा महिला आरक्षण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संसद में मंगलवार को प्रस्तुत हो सकने वाले ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक की विस्तृत जानकारी के अनुसार विधेयक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ही लागू हो सकेगा। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित करने वाले बिल की एक प्रति मिली है। और आपको बता दें कि महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की कवायद 27 साल पहले शुरू की गई थी, लेकिन बार बार इसमें अड़चनें आती रहीं। ध्यान रहे कि अगर यह विधेयक पारित हो भी गया तो वर्ष 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू किया जाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये कानून तभी लागू होना मुमकिन है जब निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन और कानून लागू होने के बाद पहली जनगणना भी हो चुकी हो, और भारत में जनगणना वर्ष 2027 में ही होने की संभावना है। इस विधेयक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को शामिल किया गया है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कोटा नहीं दिया गया है, क्योंकि संविधान में भी वो विधायिकाओं के लिए नहीं दिया गया है। ये कोटा राज्यसभा अथवा राज्य के विधान परिषदों में भी लागू नहीं किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल के मुताबिक लोकसभा और सूबों के विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए सीधे चुनाव में भरी जाएंगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भोपाल में कांग्रेस ने बेरोजगारी और अत्याचार के खिलाफ लगाए पोस्टर। कमलनाथ बोले ये जन आक्रोश है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस यात्राओं से वोटरों को साधने में जुटे हैं। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब देने के लिए कांग्रेस की 7 संभाग में मंगलवार से जन आक्रोश यात्रा शुरू हो रही है। इससे पहले कांग्रेस ने भोपाल में बेरोजगार, अत्याचार और घोटाले के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यात्राओं की शुरुआत को लेकर कहा कि ये जन आक्रोश है। भोपाल में अलग अलग चौराहों पर पोस्टर और होल्डिंग लगाए गए हैं। इनमें कांग्रेस ने बेरोजगारी, 18 सालों में महिलाओं के साथ दुराचार का मुद्दा उठाया है। साथ ही कांग्रेस ने लिखा है कि 18 साल बेरोजगारी की मार, 18 साल बहु बेटियों से दुराचार, बस बहुत हुआ। सीएम शिवराज से वोट नहीं, माफी मांगने को कहा। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर जन आक्रोश यात्रा को लेकर लिखा कि श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर कांग्रेस पार्टी अपनी जन आक्रोश यात्राओं का श्री गणेश कर रही है। इन यात्राओं का उद्देश्य शिवराज सरकार के 18 साल के कुशासन से दबी कुचली जनता के दुख दर्द को अभिव्यक्त करना है। ये जन आक्रोश है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिला कोटे में भी कोटे की मांग। अखिलेश यादव और मायावती का एक सुर, लालू और नीतीश भी साथ। जी हाँ दोस्तों, महिला आरक्षण बिल को केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन के नाम से लोकसभा में पेश कर दिया। इस बिल में महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, एससी और एसटी कोटे से भी उस समाज की महिलाओं को भी 33% आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन संग्राम ओबीसी वर्ग को लेकर छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जेडीयू के नीतीश कुमार
कुमार और आरजेडी के लालू यादव ने यह मांग उठा दी है। मायावती ने भी अखिलेश जैसी बात करते हुए सबसे पहले कहा कि इस बिल में पिछड़ा अल्पसंख्यक के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी से पहले राहुल गांधी का राजस्थान दौरा, जयपुर में जनसभा को संबोधित कर भरेंगे हुंकार। जी हां दोस्तों, भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर 25 सितंबर को जयपुर में ऐतिहासिक समारोह होने वाला है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। जयपुर के मानसरोवर इलाके में प्रदेश कांग्रेस के नए भवन का निर्माण होना है। इस भवन के शिलान्यास के अवसर पर राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर आएंगे और इस दौरान वो भव्य सभा के साथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सोमवार को मानसरोवर पहुंचे। उन्होंने पीसीसी के नए प्रस्तावित भवन के स्थान का निरीक्षण किया, साथ ही सभा स्थल का भी अवलोकन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के सचिव जसवंत गुर्जर, कांग्रेस प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीसीसी के नए भवन में शिलान्यास और सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए संगठन के सभी पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। सभा के दौरान करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केरल सीएम पिनराई विजयन का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा देश को बनाना चाहती है वन रिलीजन नेशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार देश के उस संघीय ढांचे को राष्ट्रपति प्रणाली में बदलने की कोशिश कर रही है जिसमें संघीय राजनीति के सिद्धांत शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत परीक्षण के दौरे से गुजर रहा है। विजयन ने लोगों से देश की संघीय प्रशासन प्रणाली और शासन को बदलने की केंद्र की कथित चाल को समझने और इसके खिलाफ खड़े होने का भी आह्वान किया। सीएम विजयन ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश प्रशासनों के संघीय मॉडल का पालन करता है, लेकिन सरकार द्वारा हमारी संघीय प्रणाली को राष्ट्रपति शैली में बदलने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। देश में संघवाद के सिद्धांतों को खत्म किया जा रहा है। हमें भारत के विचार को नष्ट करने के इन प्रयासों पर गौर करना चाहिए। दोस्तों, पिनराई विजयन ने कहा कि हमारा देश चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। जो चीज इस देश को किसी भी चीज से अलग करती है वो है इसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र, और बीजेपी इसको वन रिलीजन नेशन बनाना चाहती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर, प्रियंका गांधी और मायावती के बीच हुई मुलाकात, इंडिया गठबंधन में आ सकती है बसपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया में बसपा को लाने के अंदर खाने प्रयास किए जा रहे हैं। सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इसमें कांग्रेस सूत्रधार की भूमिका में है। कवायद के तहत दोनों ओर के प्रथम परिवारों के बीच कई राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इंडिया गठबंधन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। बसपा को साथ लाने की कोशिशें उसकी इसी रणनीति का हिस्सा हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बसपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। तब ये बातचीत अपने मुकाम तक तो नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन तब से दोनों के बीच संवाद बना हुआ है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच मुलाकात भी हो चुकी है। बसपा की ओर से अब नेतृत्व के पारिवारिक हो चुके एक संपूर्ण सांसद की भी इसमें अहम भूमिका बताई जा रही है। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा कांग्रेस की गठबंधन की खिचड़ी पकने के बावजूद विघ्न आ गए थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे किसान, महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत। बीजेपी आरएसएस को लेकर दिया राकेश टिकैत ने बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों से अपनी जमीन, फसल और नस्ल को बचाने के लिए एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने सरकार से मुफ्त बिजली प्रदान करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने वाला कानून और आवारा मवेशियों से फसल की सुरक्षा देने का वादा भी सरकार को याद दिलाया। यूपी की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने किसानों से स्थानीय मंदिरों में बैठकें करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसानों के पास एक ही रास्ता है, आंदोलन। अगर आंदोलन नहीं होगा तो जमीन, फसल और नस्ल खो देंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उनसे स्थानीय मंदिरों में ब्लॉक स्तरीय बैठकों आयोजित शुरू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वो स्थानीय मंदिर समितियों का हिस्सा बने। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नहीं तो उनके स्थानीय मंदिरों पर आरएसएस और भाजपा के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 27 साल से लंबित महिला आरक्षण बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस को दिया क्रेडिट, कहा यह हमारा है। जी हां दोस्तों, आपको बता
बता दें कि 27 साल से लंबित पड़े महिला आरक्षण विधेयक को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। वहीं अब इसे संसद में पेश किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच कांग्रेस संसदीय दल प्रमुख सोनिया गांधी ने मंगलवार को कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक हमारा है। कांग्रेस ने सोमवार शाम को कहा था कि वो इस कथित कदम का स्वागत करती है, क्योंकि पार्टी लंबे समय से ये मांग उठाती रही है। बता दें कि ये बिल महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को जब सोनिया गांधी संसद में प्रवेश कर रही थी तो बिल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये हमारा है, अपना है। एक दिन पहले एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के कथित फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण का इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर बहुत अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और गोपनीयता के पर्दे के तहत काम करने के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार ने किया ऐलान, अमित शाह के बयान पर गरमाई बिहार की राजनीति, कहा हम चुनाव के लिए हैं तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में महागठबंधन को यह आशंका है कि केंद्र सरकार समय से पहले चुनाव की घोषणा करवा सकती है। वहीं हाल ही में बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव भी जल्द ही होगा और इस बीच अब जल्द चुनाव कराने के मुद्दे पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार समय से पहले लोकसभा का चुनाव कराना चाहती है और इसके लिए हम तैयार हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग हर समय चुनाव के लिए तैयार हैं। भारत सरकार को अधिकार है कि संसद का चुनाव पहले भी करा सकती है। कहा कि हम लोग एक साथ हैं और कुछ लोगों को बेचैनी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर भाजपा दलों का इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, वहीं कोई दिक्कत नहीं है। और संसद के विशेष सत्र शुरू होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो लोग क्या लेने जा रहे हैं या क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवसेना के केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला, सामना में कहा उनको इंडिया नहीं भारत की हिचकी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की धूम है। चौराहे से लेकर आम जनमानस के घरों में गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस पर्व के जरिए एक और जहां ईश्वर से सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की गई है, तो वहीं राज्य की शिंदे बीजेपी और एनसीपी की साझा सरकार पर हमला भी बोला गया है। इसके अलावा सामना में केंद्र सरकार को लेकर टिप्पणी की गई है। सामने में लिखा गया है कि एक तरफ सूखा, फसल का ना होना, उससे पैदा हुआ कर्ज का बोझ और इस वजह से किसानों की बढ़ती आत्महत्या, और दूसरी तरफ शासकों की ओर से धोखाधड़ी वाली घोषणाएं, ये राज्य पर एक गंभीर संकट ही है। दिल्लीश्वरों द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए महाराष्ट्र पर मढ़े गए ये संकट हमेशा के लिए दूर कीजिए, ऐसी प्रार्थना राज्य की जनता आज श्री चरणों में कर रही होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हो सकता है 2024 के बाद देश में चुनाव ना हो, मैं गारंटी दे सकता हूं, आरजेडी सांसद मनोज झा का दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र के बीच राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने बड़ा दाव चल दिया है। आरजेडी नेता ने संभावना जताई है कि 2024 के बाद देश में चुनाव ही नहीं होंगे। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि इस तरह के माहौल में राजनीति से हटकर अलग लड़ाई लड़नी होगी। हो सकता है कि 2024 के बाद इस देश में चुनाव ही ना हो, मैं गारंटी दे सकता हूं कि 2024 के बाद लोगों की सहमति से ऐसा कहा जाएगा कि देश में अब चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा है कि लोगों से कहा जाएगा कि चुनाव कराना बहुत खर्चीला है, हम एक गरीब देश हैं, हमने G20 समिट पर इतना खर्च किया, हमें इतने सारे बिलबोर्ड लगाने पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए आरजेडी सांसद ने कहा कि उनके समर्थक कहते हैं कि वो भगवान हैं, जब भगवान स्वयं यहाँ हैं तो फिर चुनाव कैसा, लोग कहेंगे चुनाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जैसे 25-30% लोग चुनाव की मांग करेंगे वो हमें पाकिस्तान जाने के लिए कहेंगे। इससे पहले मनोज झा ने संसद का विशेष सत्र बुलाने के मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि किसी ज्योतिषी के कहने पर सरकार ने ये सत्र बुलाया है। उन्होंने कहा कि ये विशेष सत्र है ही नहीं, किसी ज्योतिषी ने कह दिया होगा और प्रधानमंत्री जी इन सब पर बहुत यकीन करते हैं, इसलिए सत्र बुलाया गया है। उन्होंने कहा था कि सरकार साधारण विधेयकों को पारित करने के लिए शीतकालीन सत्र तक का
इंतजार कर सकती थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 के दौरान भारत मंडपम में काम करने वाले कर्मचारियों का प्रदर्शन, कंपनी पर सैलरी नहीं देने का आरोप। जी हां दोस्तों, भारत मंडपम में हुए G20 के आयोजन की देश ही नहीं दुनिया भर में जमकर तारीफें हुई। देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में खूबसूरती देखते ही बनती है। G20 को लेकर इसे दुल्हन की तरह सजाया गया था और इस सब के बीच भारत मंडपम की देखरेख करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने मंगलवार को वेतन न दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रगति मैदान के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल भारत मंडपम में G20 के दौरान तैयारियां करने और देखरेख के लिए प्रेस्टीन यूटिलिटीज नामक कंपनी ने करीब 250 लोगों को काम पर रखा था। उनका आरोप है कि अब कंपनी उन्हें उनका वेतन नहीं दे रही है। प्रगति मैदान पर प्रदर्शन करने पहुंचे कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी ने उनसे कहा था कि उन्हें प्रति महीने 16,000 का भुगतान किया जाएगा, लेकिन कई को केवल 2,500 रुपए के आसपास ही मिले। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगी, भिलाई में करेंगी बड़ी सभा। 28 को पहुंचेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी का दौरा टला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 सितंबर को गुरुवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर भिलाई आ रही हैं। वो यहां आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल होंगी और इसके बाद 28 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा होने वाला है, जबकि 25 सितंबर को राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा टल गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय नेताओं का लगातार दौर चल रहा है। इससे पहले राहुल गांधी नवा रायपुर में युवा सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं और अब प्रदेश की 98 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स को साधने प्रियंका गांधी आ रही हैं। वहीं दोस्तों भिलाई में बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र में राज्यसभा में खड़गे और सीतारमन के बीच तीखी बहस। जीएसटी और महिलाओं के मुद्दे पर आए आमने सामने। जी हां दोस्तों, नए संसद भवन में राज्यसभा की पहली बैठक के दौरान ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई है। ऐसा 2 बार हुआ है। पहली बार जब खड़गे ने जीएसटी का जिक्र किया और दूसरी बार तब जब उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर कम है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों को कमजोर महिलाओं को चुनने की आदत है। दोनों ही बार सीतारमन ने खड़गे को तीखे प्रहार किए हैं। खड़गे ने दावा किया है कि राज्यों को जीएसटी राशि समय से नहीं मिल रही है। कुछ राज्यों को जीएसटी, मनरेगा, कृषि, सिंचाई सहित विभिन्न कार्यक्रमों की अनुदान राशि समय से नहीं मिलती है। क्या इससे ऐसे राज्य कमजोर नहीं होंगे? उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन कई राज्यों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को उसने गिरा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का आरोप, वित्त विभाग ने बीजेपी का एजेंडा पूरा करने के लिए 137 योजनाएं बंद की। सीएम बोले कांग्रेसी घबरा रहे हैं। जी हां दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा का एजेंडा पूरा करने के लिए आंकड़ों में बाजीगरी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जांच कराएंगे और गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर सीएम शिवराज ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस वाले घबरा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव बोले उम्मीद है नई संसद नई लोकतांत्रिक चेतना के लिए प्रकाश स्तंभ बनेगी। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देशवासियों को नई संसद भवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं और विशेष सत्र के बाकी दिनों की कार्रवाई संसद की नई इमारत में ही होगी और इसको लेकर ये बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जन आशीर्वाद यात्रा, नरेंद्र सिंह तोमर और स्मृति ईरानी की सभा में खाली रही कुर्सी, हुई यात्रा फ्लॉप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के नजदीकी जिले सीहोर के जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगमन हुआ और इस दौरान शहर में रोड शो और जनसभा का आयोजन भी किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा में 2 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, जिनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई। लेकिन विडंबना ये रही कि 2 केंद्रीय मंत्रियों के आगमन के बाद भी सीहोर भाजपा जनता को एकत्रित नहीं कर पाई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेल रोको आंदोलन का शहर शुरू, रेलवे ने 9 ट्रेनों को कर दिया रद्द, 7 के मार्ग को किया परिवर्तित। 20 से शुरू हो रहा है आंदोलन। झारखंड को लेकर बड़ी खबर। जी दोस्तों, झारखंड में कुडमी समाज की ओर से रेल रोको आंदोलन के तीसरे वर्जन की शुरुआत करने की घोषणा का मंगलवार से ही असर दिखना शुरू हो गया है। कुडमी समाज के लोग झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन कर रही है। रेल रोको आंदोलन का असर जिन रूट में पड़ने जा रहा है, उन रास्तों में चलने वाले ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया है या फिर उनके रास्ते परिवर्तित कर दिए गए हैं।
आंदोलन को लेकर ट्रेनों का परिचालन कैसे होगा, इसे लेकर मुख्यालय को सूचना दी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के 38 जिलों में यूं ही यात्रा नहीं करेंगे तेजस्वी यादव, मिशन 2024 के लिए बनाया है सीक्रेट प्लान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति को और धारदार बनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राज्य में यात्रा करेंगे और तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी को और मजबूत बनाने के लिए राज्य में यात्रा निकालेंगे। दोस्तों तेजस्वी यादव की राज्य भर की ये यात्रा अगले महीने शुरू हो सकती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नई मुसीबत में शिंदे सरकार, ओबीसी जातियों ने मराठा आरक्षण का किया विरोध और दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार अब नई मुसीबत में है। मराठा समुदाय में ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की सरकार की योजना के खिलाफ ओबीसी जातियों ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार की योजना के विरोध में ओबीसी जातियों के हजारों लोगों ने सोमवार को नागपुर, गोंदिया और हिंगोली में विरोध मार्च निकालकर सरकार को चेतावनी दी है। हाथों में बैनर, झंडे और पोस्टर लिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और मांग की है कि सरकार को मराठा समुदाय को अंधाधुंध ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी करते हुए सावधान रहना चाहिए और मराठा दबावों के आगे नहीं झुकना चाहिए। कई नेताओं ने कहा कि अगर राज्य सरकार ओबीसी हिस्से में मराठों का कोटा काटती है तो वो चुप नहीं बैठेंगे और प्रशासन को ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ आगाह किया, क्योंकि ये ओबीसी के हित के साथ अन्याय होगा। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए। जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।